सो वेलकम बैक टू अवर एनसीईआरटी सीरीज। हम 7th क्लास की एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं। तो 7th क्लास की एनसीईआरटी सीरीज में अभी तक हमने कवर किया चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था अबाउट दैट इज द लाइफ ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस किया था। सो चैप्टर नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर जो 6 डील करता है, चैप्टर नंबर 6 वो डील करता है आपका मुगल एम्पायर का। सो चैप्टर नंबर जो आज हम डिस्कस करेंगे, दिस इज अ चैप्टर नंबर 6 और यहां पे हम डिस्कस करेंगे द कमिंग ऑफ मुगल्स एंड द यूरोपियन। सो आज हमारा चैप्टर क्या होने वाला है? आज हमारा चैप्टर होने वाला है मुगलों के बारे में, हाउ इट वाज एस्टैब्लिश, मुगल एम्पायर किस तरीके से एस्टैब्लिश हुआ और साथ साथ में यूरोप में क्या चीजें हो रही हैं। सो इसका जो ये जो चैप्टर है इट इज क्वाइट इलेबोरेटिव, बहुत सारा इलेबोरेटिव है, काफी लेंथी चैप्टर है। इसको हमने डाइसेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हमने ये पूरी कोशिश की है कि जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है उसी के अकॉर्डिंगली चीजें हों। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे से सपोज नाउ दिस इज एन इंफॉर्मेशन फॉर यू पीपल, मेनी टाइम वी हैव अनाउंस्ड our forthcoming batch for 2025. you can avail the discount with a heavy amount of discount. आपको 80,000 का कोर्स जो है लगभग 25,000 रुपए का मिल रहा है। ओके, सो दिस वॉज द चैप्टर। ये चैप्टर है, यहां पे हम डिस्कस करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर, जिसमें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, देन हुमायूं, देन शेरशाह सूरी, देन बहमनी किंगडम, विजयनगर एम्पायर, कृष्ण देव राय एंड डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ओके, एट द सेम टाइम जब हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में हम क्या चीजें डिस्कस करते हैं? यहां पे हम डिस्कस करते हैं रेनेसां, एडवांसमेंट इन एस्ट्रोनॉमी एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ स्पेशल रेफरेंस इन एनसीईआरटी रिगार्डिंग लियोनार्डो डी विंसी के बारे में है। सो व्हाट अबाउट द मुगल एम्पायर? सो मुगल एम्पायर यहां पे जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लोधी डायनेस्टी जो है वो दिल्ली सल्तनत की लास्ट रूलिंग फैमिली थी। तो लास्ट रूलिंग डायनेस्टी दैट वाज अ लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है दैट वाज इब्राहिम लोधी, हु वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसकी वजह से विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो इसमें हम ये चीजें डिस्कस करेंगे, दैट इज द मुगल एम्पायर, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, हुमायूं एंड शेरशाह। सो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें अकबर के बारे में मेंशन किया गया है। ओके, द नेक्स्ट चैप्टर है उसमें अकबर के बारे में मेंशन किया गया है। यू कैन सी दैट दिस इज द 7th चैप्टर, इसमें अकबर के बारे में मेंशन किया गया है। 8th चैप्टर में जहांगीर और शाहजहां के बारे में मेंशन किया गया है। ओके, नाउ से सो इसमें हम मुगल एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे। सो मुगल एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट, कमिंग ऑफ द मुगल्स एंड द यूरोपियंस after as the Lodi dynasty declined, okay, there was foundation of new empire, that is the new Mughal empire. तो न्यू मुगल एम्पायर की फाउंडेशन है। सो दिस इज द मुगल एम्पायर। ये जो मुगल एम्पायर का ये जो आपको मैप में दिख रहा है, ये जो जितना भी ग्रीन शेडेड एरिया है, इट वाज अंडर, ये किसके अंडर था? ये जो है जब औरंगजेब की डेथ हुई है 1707 में, सो दैट वाज द कंडीशन ऑफ द मुगल एम्पायर। यू कैन सी फ्रॉम काबुल टू कन्याकुमारी। ओके, नाउ से सो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द सिग्निफिकेंट, पानीपत का जो बैटल ग्राउंड है उसमें 3 बैटल्स हुई हैं और तीनों दफा जो है इंडियन हिस्ट्री जो है वो लिखी गई है। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत दैट हैपेंड 21 अप्रैल 1526। ओके, द बैटल वाज फॉट बिटवीन बाबर, ही वाज द रूलर ऑफ काबुल, एंड इब्राहिम लोधी, द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इब्राहिम लोधी जो है ये लोधी डायनेस्टी का रूलर था, लोधी डायनेस्टी का। बाबर जो है उस टाइम पीरियड में बाबर वाज फ्रॉम फरगना, बाबर जो है वो फरगना का था, ही वाज अ स्मॉल रूलर ऑफ फरगना। ओके, तो वहां से बाबर आया, देन देयर वाज अ वॉर, द बाबर फोर्सेस, जिसका अराउंड जो है 50,000 लोग थे और लगभग आर्टिलरी भी लाया हुआ था, जिसकी वजह से ही वाज इजीली डिफीटेड इब्राहिम लोधी, ही इजीली डिफीटेड इब्राहिम लोधी। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि इब्राहिम लोधी की फोर्स जो है दैट वाज मैनी टाइम्स more than the forces of Babur. Why Babur got success? Babur was very articulative. He was a seasoned general था बाबर। तो बाबर ने आर्टिलरी का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज किया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ओके, सो ये जो बैटल ऑफ पानीपत जो थी, इट वाज क्वाइट मिसमैच एज फार एज द फोर्सेस आर कंसर्न, लेकिन बाबर की फोर्सेस जो है वो बेटर थी। द बैटल मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया एंड एंड ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड दिल्ली सल्तनत। ओके, सो बाबर से अचीवमेंट के रीजंस क्या है? बाबर के अचीवमेंट्स के बड़े सारे रीजंस हैं। हाउ ही गॉट सक्सेस इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर को कैसे सक्सेस मिली? उसने एक स्पेसिफिक एक टेक्निक यूज की, दैट वाज नोन एज तुलगमा टेक्निक।
तुलगमा टेक्निक में बेसिकली क्या था कि आर्मी को स्ट्रेटेजिकली उसने प्लेस किया। तुलगमा टेक्निक जो है वो उसने कहां से अडॉप्ट किया हुआ था? दैट इज फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर से अडॉप्ट किया हुआ था। इट वाज आल्सो नोन एज दैट इज रुम्मी टेक्निक। ओके, रुम्मी टेक्निक ऑफ ऑटोमन एम्पायर, तुलगमा टेक्निक, उसने क्या किया, प्रॉपर तरीके से अपनी फोर्सेस को वहां पे बैटल ऑफ पानीपत में इंस्टॉल किया एंड इजीली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। ओके, देन बाबर्स गन, बाबर्स की जो आर्टिलरी जो थी दैट वाज मोर देन 20 to 24 पीसेस ऑफ फील्ड आर्टिलरी, तो जिसकी वजह से उसने फोर्सेस, इब्राहिम लोदी की फोर्सेस में ही क्रिएटेड हैवोक। इवन उसके जो उसने ईरान से 2 गनर बुलाए थे इस आर्टिलरी को डील करने के लिए, दैट इज मुस्तफा एंड उस्ताद अली। मुस्तफा एंड उस्ताद अली, these 2 gunners were invited by Babur in the battleground of Panipat against Ibrahim Lodi. Then of course Babur had more military experience, he was a genius, he was a diplomat, okay, he was more skilled than Ibrahim Lodi. Then Babur had a support of some Afghan nobles as well. Babur got the support of even the uncle of Ibrahim Lodi, जिसका नाम था दौलत खान लोदी। तो दौलत खान लोदी जो है उसने भी बाबर को सपोर्ट किया। ओके, देन रिसोर्सफुल he used field fortification and his understanding of power of gunpowder was also contributed to his victory. तो बाबर ने गन पाउडर का यूज भी किया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को समझ नहीं आया और उसका रिजल्ट निकला कि ही वाज डिफीटेड। अगेन बाबर वाज अ ग्रेट स्कॉलर एज वेल, ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी दैट इज तुझके बाबरी, आल्सो नोन एज बाबरनामा, ऑटोबायोग्राफी थी। तुझके बाबरी को जो है बाद में अकबर के टाइम पीरियड में ट्रांसलेट किया गया। किसने ट्रांसलेट किया? दैट इज अब्दुल रहीम खाने खानून ने। अब्दुल रहीम ने इसको ट्रांसलेट किया इनटू बाबरनामा। तो तुझके बाबरी वो बेसिकली टर्किश लैंग्वेज में थी। ओके, बाबरनामा जो है इट इज इन पर्शियन लैंग्वेज। तो बाबर वाज अ ग्रेट स्कॉलर एज वेल। ओके, नाउ सी बाबर के बाद उसका बेटा आता है रूल करने के लिए, ही वाज हुमायूं। हुमायूं का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1540 से लेके 45 तक, फिर उसके बाद जो है फिर 1530 से लेके 40 तक, और फिर दोबारा से जो है आता है 55 से लेके 56 तक। ओके, हुमायूं जो है ही वाज द सेकंड एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर, सेकंड एम्परर था मुगल एम्पायर का। ही हैड टू फेस नंबर ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस हुमायूं को फेस करने पड़े। द मुगल एम्पायर वाज वेरी मच न्यू, मुगल एम्पायर नया था। बाबर ने प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी नहीं किया हुआ था। बाबर के जो दूसरे बेटे थे, हुमायूं के जो भाई थे, दे क्रिएटेड लॉट ऑफ ट्रबल्स फॉर हुमायूं। देन हुमायूं हैड टू फेस 2 बिगेस्ट एनिमीज, वन वाज शेर शाह ऑन द ईस्टर्न फ्रंट एंड बहादुर शाह ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ही वाज द रूलर ऑफ गुजरात। तो हुमायूं जो है प्रॉपर तरीके से चीजों को डील नहीं कर पाया, इसीलिए हुमायूं हैड टू फेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। हुमायूं को बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो डील करनी पड़ी मुगल एम्पायर में, जब इसका जो पहला टर्म आता है 30 से लेके 40 तक, एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि हुमायूं का डिक्लाइन होता है, हुमायूं को एग्जाइल में जाना पड़ता है। ऑल दो हुमायूं की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर एज वेल। ओके, हुमायूं वाज अ ग्रेट, ही वाज अ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग एंड अदर थिंग्स। सो अगर हम हुमायूं के चैलेंजेस की बात करें, हुमायूं के चैलेंजेस क्या क्या है हुमायूं को? हुमायूं के अगर चैलेंजेस की बात करें, दैट वाज द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाज देयर, एम्पायर वाज नॉट कंसोलिडेटेड, एम्प्टी ट्रेजरी, पैसा भी कम था, ट्रबलसम रिलेटिव्स, उसके ब्रदर्स ने उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की। उसका जो सबसे प्रोमिनेंट, जिसने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की, दैट वाज कामरान। अस्करी हिंदल दूसरे भाई थे उसके। डिवीजन ऑफ एम्पायर, दैट वाज क्वाइट अनसाइंटिफिक, Humayun own mistake. He was, some historian says he was, he was a opium eater. He was delay in making decision. He was a escapist था हुमायूं। तो जिसकी वजह से हुमायूं के लिए बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हुई और हुमायूं के टाइम पीरियड में मुगल एम्पायर जो है बड़ा प्रॉब्लम में आ गया, और जिसकी वजह से जब 1540 में एक बैटल ऑफ कन्नौज होती है 1540 में, तो हुमायूं को क्या मिलता है? एग्जाइल मिलता है। तो हुमायूं के लिए प्रॉब्लम आती है एंड ही हैड टू फेस टू कंसिक्यूटिव बैटल्स में वो हारता है। एक दैट इज द बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा में दैट इज 1539 में ही वाज डिफीटेड, एंड बैटल ऑफ कन्नौज में ही आल्सो डिफीटेड इन 1540। बैटल ऑफ जो कन्नौज जो है, बैटल ऑफ कन्नौज में हुमायूं के लिए बहुत ज्यादा, जिसको आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है हुमायूं के लिए, तो दैट वाज अ प्रॉब्लम फॉर हिम।
ओके, देन हुमायूं स्पेंड हिज 15 ईयर्स, अगले जो 15 साल है वो एग्जाइल में करता है। शाह पर्शिया कभी कहीं जाता है। ही चेंज हिज रिलीजन फ्रॉम सुन्नी टू ही कन्वर्टेड टू शिया फेथ। और इसी टाइम पीरियड में अकबर का जन्म होता है, दैट इज राणा वीर प्रसाद के कोर्ट में 1542 में अकबर वॉज बॉर्न। ओके, 1542 में अकबर वॉज बॉर्न। ओके, सो हुमायूं जो है इट वॉज अ बिग टाइम, बड़ा मुश्किल टाइम हुमायूं के लिए था। सो इन बिटवीन देयर इज शेरशाह सूरी फिर से रूल करने के लिए आता है। शेरशाह सूरी बेसिकली ही वॉज अफगान, तो द राइज ऑफ शेरशाह सूरी वॉज आल्सो नोन एज सेकेंड अफगान डायनेस्टी इन इंडिया, आल्सो नोन एज सेकेंड अफगान डायनेस्टी इन इंडिया। फर्स्ट अफगान्स कौन थे? लोधीज वर द अफगान्स। ओके, तो शेरशाह सूरी की जो रूल है जो सेकंड, दैट वाज द सेकंड अफगान डायनेस्टी, इसको सेकंड अफगान डायनेस्टी भी बोलते हैं। शेरशाह सूरी वाज अ प्रोमिनेंट मिलिट्री कमांडर एंड रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ही फाउंडेड द सूर एम्पायर। 40 में जैसे हुमायूं को उसने डिफीट किया इन द बैटल ऑफ कन्नौज। शेरशाह सूरी विदाउट एनी सेकंड थॉट, विदाउट एनी डाउट, शेरशाह सूरी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर इन मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया के सबसे अगर तगड़े और सबसे महान और सबसे जुझारू अगर कोई रूलर्स में आता है मिडिवल में, वो शेरशाह सूरी आता है। जब शेरशाह सूरी रूल करने के लिए आया, ही वॉज नॉट अ यंग मैन, ही वॉज इन 60s। शेरशाह सूरी का जो 5 साल का जो टाइम पीरियड है वो अकबर के 50 साल का टाइम पीरियड के बराबर है। उसे जो 5 साल में किया वो अकबर ने 50 साल में अकबर ने करा। ओके, सो शेरशाह सूरी वॉज एम्परर ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 50 टू 45। इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में इसने जीटी रोड बनाई जो सोनार गांव से लेके पेशावर तक है। ओके, इसने रेवेन्यू सिस्टम को क्या किया? रेवेन्यू सिस्टम को रिफॉर्म किया। इसने करेंसी इंट्रोड्यूस की, इसने सिल्वर रुपया इंट्रोड्यूस किया, इसने पोस्टल सर्विसेज किया, इसने मिलिट्री सर्विसेज किया, इसने आर्किटेक्चर में जो है वो कंट्रीब्यूट किया, इसने सिटीज बनाई जैसे एक्सटेंडेड, जैसे जीटी रोड बनाई, जैसे भीमपना सिटी वाज रीनेम्ड एज अ शेरगढ़। शेरगढ़ रिवाइव द ओल्ड, पुरानी सिटी जो पाटलिपुत्र की, वो भी इसने क्या किया? रिवाइव किया। ओके, तो शेरशाह सूरी बेसिकली जो है उसका असल नाम जो है वो फरीद था। हिज एक्चुअल नेम वाज फरीद। शेरशाह सूरी वाज बोर्न इन सासाराम। सासाराम में इसका जन्म हुआ था शेरशाह सूरी का। ओके, तो शेरशाह सूरी जो है ही वॉज अ वेरी डायनेमिक रूलर। शेरशाह सूरी का जो इनोवेटिव गवर्निंग स्ट्रक्चर बड़ा इनोवेटिव था, उसकी लेगेसी है शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी की जो रेवेन्यू पॉलिसी है, शेरशाह सूरी का जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है, वो बाद में अकबर ने अडॉप्ट किया। अकबर का जो बंदोबस्त है, अकबर का जो रेवेन्यू सिस्टम है, वो शेरशाह सूरी से ही लिया गया था। शेरशाह सूरी वाज वेरी इंपैक्टफुल। ही कंस्ट्रक्टेड नंबर ऑफ सराइज, बड़े सारे जो हैं वो सराय जो हैं उसने खोले शेरशाह सूरी ने। ठीक है ना, तो शेरशाह सूरी की कंट्रीब्यूशन जो है दैट वाज इमेंस कंट्रीब्यूशन है शेरशाह सूरी की। ओके, ही ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्टेड 700 सराइज। ये जो सराय जो थे दे एक्टेड एज अ डार्क चौकीज। ओके, सो शेरशाह सूरी की डेथ होती है। शेरशाह सूरी डाइड इन अ कलिंजर। एक देयर वाज एन एक्सीडेंट में शेरशाह सूरी की डेथ होती है, ब्लास्ट में शेरशाह सूरी की डेथ होती है, और फिर से पावर वैक्यूम फिर से आता है। तो शेरशाह सूरी के जो आगे सक्सेसर थे दे वर वीक सक्सेसर थे, तो जिसकी वजह से हुमायूं जो है ही वाज एबल टू री एस्टैब्लिश हिज मुगल रूल इन इंडिया। हुमायूं जो है वो फिर से मुगल रूल जो है इंडिया में एस्टैब्लिश करता है। अगेन दिस दैट इज व्हाट आई सी। हुमायूं अपॉर्चुनिटी जो है दोबारा से इसको 55 में अपॉर्चुनिटी मिलती है और दोबारा से मुगल रूल का जो है वो रीएस्टैब्लिशमेंट होता है। तो शेरशाह सूरी की जो सूर डायनेस्टी थी, शेरशाह सूरी की जो सूर डायनेस्टी थी, उसका रूल रहता है 1540 से लेके 55 तक। ठीक है, इस्लाम शाह सूर वाज द लास्ट रूलर ऑफ सूर डायनेस्टी। शेरशाह सूरी वाज द फाउंडर। ओके, देन इसी टाइम पीरियड में साउथ में 2 डायनेस्टीज आती हैं। वन वाज दैट इज द बाहमनी किंगडम, दिस वाज द बाहमनी किंगडम। ओके, ये आपका जो है ये विजयनगर एम्पायर था, ये बाहमनी किंगडम था। बाहमनी किंगडम जो है ये एस्टैब्लिश होती है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। और इस टाइम पीरियड में बाहमनी किंगडम जो है इट वाज डिवाइडेड इनटू फर्दर 5 स्टेटों में डिवाइड होती है बाहमनी किंगडम। कौन कौन सी? दैट इज बिदर, दैट इज गोलकुंडा, दैट इज अहमदनगर, दैट इज बीजापुर एंड दैट इज बिरार। तो आपकी जो बाहमनी किंगडम है इट वाज डिवाइडेड इनटू 5 स्मॉल किंगडम्स, 5 स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड होती है। दिस इज
अहमदनगर, दिस इज बिरार, दिस इज बिदर, दिस इज गोलकुंडा एंड दिस इज बीजापुर। लेकिन उससे पहले हम विजयनगर एम्पायर बाहमनी किंगडम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो बाहमनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय इट वाज फाउंडेड बाय दैट इज अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 में, और ये 1527 तक चलती है। बाद में इसको जो डिवीजन है इट वाज नोन एज अ दिल्ली सल्तनत। तो बाहमनी किंगडम जो है इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। से सपोज गोल गुम्बज आर्ट एंड लिटरेचर में भी है। फिर 1518 में द सल्तनत ब्रोक इनटू 5 स्टेट्स। इसको 5 स्टेट में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बिरर एंड बिदर। अहमदनगर में कौन सी डायनेस्टी आती है? निजाम शाही। गोलकुंडा में कौन सी आती है? कुतुब शाही। बिदर में कौन सी आती है? बरीद शाही। इमाद शाही दैट इज इन बिरर, और बीजापुर में आती है दैट इज आदिल शाही। तो ये डायनेस्टी जो है इस टाइम पीरियड में एमर्ज होती है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द मुगल एम्पायर। दैट इज वन ऑफ द रीजन हम इस मुगलों के साथ डिस्कस कर रहे हैं इसको। ओके, तो इसका जो सबसे प्रोमिनेंट रूलर जो आदमी था जिसने बाहमनी किंगडम को एस्टैब्लिश किया था, उसका नाम था दैट इज महमूद गवन। उसका असल नाम हसन गंगू भी था। महमूद गवन वॉज अ प्रोमिनेंट स्टेट्समैन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बाहमनी स्टेट, मेड मैनी कंट्रीब्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री कंट्रीब्यूशन में ही लेड बाहमनी किंगडम टू मैनी सक्सेसफुल बैटल्स अगेंस्ट विजयनगर, कोंगना, संगमेश्वर एंड उड़ीसा। इसने गोवा और दबोल भी कनकर किया। एडमिनिस्ट्रेटिव में इसने क्या किया? ही डिवाइडेड द दिल्ली बाहमनी किंगडम इनटू 4 प्रोविंसेस, और उसको फर्दर 8 में डिवाइड किया गया। इकोनॉमिकली इसने एग्रीकल्चर और एजुकेशन के लिए प्रमोशन काम किया। एजुकेशन में व्हाट ही डिड, गवन बिल्ड अ महमूद गवन मदरसा इन बिदर, देन द कैपिटल ऑफ बाहमनी किंगडम। ओके, तो बाहमनी किंगडम की कैपिटल जो है दैट वाज बिदर रही है और गुलबर्ग रही है। ओके, सो दिस वाज द बाहमनी किंगडम का कंक्लूजन। सेज वाज महमूद गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स, रीऑर्गेनाइज रेवेन्यू सिस्टम, टैक्सेशन, आर्मी, ट्रेजरी, देन इट बिकम वेरी पावरफुल। देन कल्चरल लेगेसी क्या है? आर्ट में लिविंग बिहाइंड अ रिच आर्किटेक्चर एंड लिटरेरी हेरिटेज। ये हम जब नेक्स्ट क्लासेस हम डिस्कस करेंगे ना उसमें करेंगे, जब 11-12 की एनसीईआरटी तक पहुंचेंगे ये ज्यादा इलेबोरेटिव हो जाएगा। ओके, सो विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर, अगेन विजयनगर एम्पायर का ये है, दिस वाज द पार्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर, दिस वाज द पार्ट ऑफ बाहमनी किंगडम। आपस में लड़ते थे फॉर सो मेनी रीजंस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो विजयनगर वाज अ मिडिवियल हिंदू किंगडम दैट रूल्ड मच ऑफ द सदर्न स्टेट, जो 1336 से 1646 तक इन्होंने रूल किया। देयर वर 2 ब्रदर्स, वन वाज बुक्का एंड अदर वाज हरिहरा। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में विजयनगर की एस्टैब्लिशमेंट होती है। ओके, तो विजयनगर डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर में कुल मिला के 4 डायनेस्टी जो है वो रूल करती हैं। आप देख सकते हो दैट वाज संगम डायनेस्टी, सलूवा, तलुवा एंड अराविडू। संगम, सलूवा, तलुवा एंड अराविडू। संगम जो है डायनेस्टी, दे वर द फाउंडर, और सबसे पावरफुल डायनेस्टी जो है वो दैट वाज तलुवा जो है वो सबसे पावरफुल डायनेस्टी रही है। और तलुवा का जो सबसे पावरफुल रूलर रहा हुआ है दैट इज द कृष्णदेव राय, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय वॉज कंटेम्पररी ऑफ बाबर। कृष्णदेव राय जो है वो बाबर का कंटेम्पररी था। ओके, बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि इंडिया में जो जितने भी रूलर्स हैं उन रूलर्स में सबसे पावरफुल अगर कोई रूलर है दैट वाज द कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय वाज अ स्कॉलर हिमसेल्फ। कृष्णदेव राय के कोर्ट में बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग थे। उसके अपने कोर्ट में 8 अलग अलग पॉइंट्स रखे जिनको अष्ट दिग्गज भी बोलते हैं, जिसमें पेदन्ना वाज वेरी पॉपुलर, जिसमें बड़े सारे लोग हैं। एक नाम सुना होगा आपका तेनालीराम वाज इन द कोर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर के कोर्ट में था। ओके, सो कृष्णदेव राय वाज अ पोएट, ही रोट अ संस्कृत ड्रामा जम्बुत कल्याणम एंड अमुक्त मर्यादा। अमुक्त मर्यादा जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमुक्त मर्यादा। ओके, कृष्णदेव राय was given the title of Yavan Raja for street Pancharya for freeing Mahmud Shah from Adil Shah. He was given many titles like Kannada Rajya, Ram Ramanna, Lord of the Kannada Empire, King of the Three Kings, and so on. Okay, his court was included 8 famous scholars known as Ashtadiggaj, जिसमें अलसनी पेदन्ना, पिंगली सुरन्ना, तेनाली रामकृष्ण जो है they were very very popular.
तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कृष्ण देव राय जो है इज आल्सो नोन एज आंध्र भोज। कृष्ण देव राय वॉज आल्सो नोन एज आंध्र पितामह फॉर प्रमोटिंग आर्ट एंड कल्चर। ओके, लेकिन इसकी डेथ के बाद जो है एम्पायर का डिक्लाइन होता है और एम्पायर जो है विजयनगर किंगडम जो है इट वॉज दे वर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोटा में इसकी डिफीट होती है, 1565 में ये बैटल होती है, एक्सेप्ट बिरार। बिरार को छोड़ के इस बैटल ऑफ तालीकोटा में जो 4 किंगडम्स थी, दैट इज अहमदनगर, बीजापुर, बिदर एंड गोलकुंडा, ये सारे मिलकर विजयनगर पे अटैक करते हैं एंड दे वर डिफीटेड। एंड ऑफ कोर्स दैट वाज अनदर रीजन। वो रीजन क्या थे? इंटरनल डिफरेंसेस। आफ्टर कृष्णदेव राय डेथ देयर वाज वीक रूलर्स एंड इंस्टेबिलिटी। मुगल एम्पायर का भी एक्सपेंशन हो रहा था इसी टाइम पीरियड में। मुगल एम्पायर की अलग से डेक्कन पॉलिसीज हैं, उसमें जो है उन्होंने डेक्कन को कंट्रोल किया, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन होता है एंड एरिया वाज ऑक्युपाइड बाय द डेक्कन स्टेट्स एज वेल एज बाय द मुगल एम्पायर। ओके, सो इसी टाइम पीरियड में आपके 1498 में पोर्चुगीज भी आते हैं। तो पोर्चुगीज का सबसे पहला कौन आया? वास्को डिगामा आया। कब आया? 1498 में। कहां पे गया सबसे पहले? सबसे पहले जो है कोचीन में गया। वहां पे रूलर कौन था? ज़ैमोरिन वाज द रूलर। ओके, तो देन पोर्चुगीज सेटलमेंट होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है उनकी 1510 में गोवा, और इसको 1530 में इसको कैपिटल डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऑफ कोर्स दे वर एंगेज इन प्रॉफिटेबल ट्रेड। दे पोर्चुगीज वर आल्सो अनपॉपुलर अमंग द इंडियंस फॉर फोर्सिबल कन्वर्जन। ठीक है, रिलीजियस कन्वर्जन के लिए, कैथोलिज्म के लिए भी पोर्चुगीज जो हैं वो जाने जाते थे। इसके साथ दूसरे यूरोपियन ट्रेडर्स भी आना स्टार्ट हो गए, ट्रेड एक्सपेंशन हो गया, एक्सप्लोरेशन हो गया एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी देखी जाने लगी चीजें। सो दिस इज एक आउटलाइन है। ओके, अगेन इस टाइम पीरियड में क्या हुआ? इस टाइम पीरियड में यूरोप में एक मूवमेंट आई, एक नई सोच आई जिसको हम रेनेसां बोलते हैं। रेनेसां का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज द रीबर्थ। रेनेसां मीन्स रीबर्थ। तो रेनेसां हर एक फील्ड में आया। रेनेसां पोइट्री में आया, रेनेसां आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आया, रेनेसां पेंटिंग में आया, रेनेसां डांसिंग में आया, रेनेसां लिटरेचर में आया। हर एक चीज में यूरोप की जो है वो सोच बदली। हर एक चीज में जो है उन्होंने गॉड रिलीजन को साइड पे रखा, नेचर पे फोकस किया, इंडिविजुअल पे फोकस किया, एंड दैट एंटायर प्रोसेस और एंटायर जो पर्सपेक्टिव, न्यू पर्सपेक्टिव आया, दैट वाज नोन एज रेनेसां। ओके, तो रेनेसां के फीचर्स क्या हैं? ह्यूमैनिज्म इज द मेन फीचर। साइंस पे उस पर उन्होंने फोकस किया, आर्ट पे फोकस किया, लीनियर पर्सपेक्टिव एंड क्लासिसिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिज्म का क्या मतलब है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया गया, रीजन पे फोकस किया गया, ह्यूमन वैल्यूज पे फोकस किया गया। इट आल्सो encouraged the studies of literature and philosophy and rejected the dogmatic approach of medieval history. Okay, the scholasticism को उसको रिजेक्ट किया गया, medieval माइंडसेट को रिजेक्ट किया गया। तो रेनेसां ने प्रमोट क्या किया? ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया। रेनेसां spread the spirit of inquiry, investigation and criticism. The rise of nation states helped the progress of science. New lands were discovered along with the new knowledge. ये जो न्यू लैंड की हम बात करते हैं इसको अलग से हम डिस्कस करते हैं, दैट इज ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। ओके, आर्ट में आया पर्सपेक्टिव रियलिज्म आया, इमोशनल एक्सप्रेशन आया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मल अरेंजमेंट की बात की गई, देन लीनियर पर्सपेक्टिव की बात की गई, दैट इज टू डायमेंशन पिक्चर्स की बात की गई, क्लासिसिज्म की बात हुई, ह्यूमैनिज्म, रैशनलिज्म, ये सारी चीजें जो है वो ये रेनेसां को कंट्रीब्यूट करती हैं। आल्दो इतना एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा इलेबोरेट करके आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन ये 7th क्लास की एनसीईआरटी में है। इसी टाइम पीरियड में पार्ट ऑफ रेनेसां में क्या था? देयर वाज डिस्कवरी आर इन प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी में जो एनसीईआरटी की 7th एनसीईआरटी है उसमें बात की गई है कि कॉपरनिकस जो है उसकी रेवोल्यूशनरी थ्योरी आई। उसने बोला सन जो है वो सेंटर में है। पहले उल्टा बोलते थे कि जमीन सेंटर में है और सन आगे पीछे चक्कर लगा रहा है। उन्होंने बोला कॉपरनिकस की जो थ्योरी थी उसने बोला सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जिसने चर्च की टीचिंग जो है वो चैलेंज किया। देन गैलीलियो की जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ही यूज्ड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू प्रूव कॉपरनिकस मॉडल, इसको इसने प्रूव किया गैलीलियो ने। देन न्यू साइंटिफिक टूल्स आने स्टार्ट हो गए, टेलीस्कोप्स आना स्टार्ट हो गई, ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन जो है जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी हुई। ओके, देयर इज अनदर मैन, ही वाज अ जीनियस, दैट इज लियोनार्डो डी विंसी।
लियोनार्डो डी विंसी का टाइम पीरियड जो है दैट वाज अगेन, यहाँ पे जब मुगल एम्पायर आ रहे थे तब लियोनार्डो डी विंसी वहां पे था। ही वॉज अ ग्रेट इन्वेंटर, ही वॉज अ ग्रेट थिंकर, ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट। ओके, उसने जो है हर एक चीज में जो है हर एक चीज में कंट्रीब्यूट किया, चाहे आपका दैट इज उसकी पेंटिंग हो मोनालिसा की, लास्ट सपर हो, द वर्जन ऑफ द रॉक्स हो। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द रेनेसांस, ही वॉज अ पॉलीमैथ, उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, बहुत सारी चीजें की। ही वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज अ रैशनल थिंकर, ही वॉज अ राइटर, he was so many things, okay, he contributed in so many ways। तो लियोनार्डो डी विंसी जो है he was simply a genius आदमी था लियोनार्डो डी विंसी। ओके, अगेन अगर हम इसी के साथ एक चीज और आती है, दैट वाज द एज ऑफ डिस्कवरीज। एज ऑफ डिस्कवरीज का मतलब है कि ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गई, रैशनलिज्म की वजह से नए नए लैंड्स जो है उनकी डिस्कवरी की गई, जिसमें नेशन स्टेट का बड़ी कंट्रीब्यूशन है। एक्सप्लोरर को फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया। इसमें जब हम बात करते हैं तो एज ऑफ डिस्कवरी इज आल्सो नोन एज एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, वाज अ पीरियड ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन दैट लास्टेड इन द अर्ली 15 to 17 सेंचुरी। तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक्सप्लोर किया गया, इन्होंने एरियाज को एक्सप्लोर किया, फिर उसको कॉलोनाइज किया, फिर उसको कनकर किया, ठीक है, तो जिसकी वजह से ट्रेड रूट्स जो है वो भी निकले, वेल्थ भी क्रिएट हुई। सो सम फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द एज ऑफ डिस्कवरीज। एज ऑफ डिस्कवरीज क्यों होगी, क्योंकि मंगोल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो यहां पे आपका ऑटोमन एम्पायर जो है यहां तक आया। ऑटोमन एम्पायर तो पहले ये इस रास्ते से आते थे, देन दे लेफ्ट विद नो अदर चॉइस, फिर इस एरिया से जाना स्टार्ट हो गए, फिर नए लैंड नए एरिया को एक्सप्लोर करने स्टार्ट हो गए ये लोग सारे। ओके, द डिजायर फॉर ओवरसी ट्रेड एंड एडवेंचर, द सर्च फॉर सी रूट ईस्ट टू द साउथ ऑफ कैथे, द आइडिया ऑफ सेलिंग वेस्टवर्ड। तो बड़े सारे लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस आता है, सर फ्रांसिस ड्रेक आता है, फर्डिनेंड मैगलन आता है, कैप्टन कुक आता है, जुआन पोंस डी लियोन आता है। देयर वर सो मेनी पीपल। सो दिस वाज द एज ऑफ डिस्कवरी। एज ऑफ डिस्कवरी में क्या हो गया कि लैंड रूट्स को ब्लॉक कर दिया गया, इसलिए सी रूट्स तलाशे गए, ठीक है ना, फिर एक्सप्लोर किए गए सी रूट्स को, अल्टरनेटिव रास्ता बनाया गया। देन ऑफ कोर्स देयर वाज अ थ्रस्ट फॉर द नॉलेज, रेनेसांस साइंटिस्ट की इतनी कंट्रीब्यूशन थी तो जिसकी वजह से ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज पॉसिबल हो गई। ओके, देन पोर्चुगीज डिस्कवरी। अगर हम पोर्चुगीज डिस्कवरी की बात करें तो केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप तक कौन आया था, बार्थोलोमेओ डियास आया था 1488 तक। इसके बाद वास्को डिगामा आया, इसी रास्ते को वास्को डिगामा ने फॉलो किया। अगर हम उसकी बात करें क्या बोलते हैं उसको, बार्थोलोमेओ डियास की, तो वो यहां तक पहुंचा, ये ओके यहां तक पहुंचा था, दैट इज बार्थोलोमेओ डियास। ओके, देन उसके बाद ट्रेड डोमिनेंस आ गई पोर्चुगीज की। अगर स्पेनिश डिस्कवरीज की अगर बात करें, स्पेनिश लोगों ने कौन कौन से रोल थे, दैट इज क्रिस्टोफर कोलंबस जो है व्हाट ही डिड, कैरेबियन आइलैंड्स को फाउंड किया, बिलीविंग दैट ही हैड अराइव्ड इन एशिया, दैट इज नोन एज, इसलिए उसको उन्होंने रेड इंडियंस बोला, उसको लगा कि इंडियंस हैं ये। देन अमेरिगो दैट इज वेस्पुकी दो रियलाइज द लैंड्स डिस्कवर्ड वर न्यू कंटिनेंट, तो उसने जो है उसने बोला कि ये जो नया कंटिनेंट है, रास्ता कोलंबस ने खोजा, ठीक है, अमेरिगो ने जो है नया रास्ता उसने बोला कि दिस इज अ न्यू लैंड, दैट इज वन ऑफ द रीजन उस कंटिनेंट जो है इसी के नाम पे रखा गया। देन मैगलन ने जो है क्या किया, प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट सेलिंग अराउंड द वर्ल्ड, इसने पूरी दुनिया का रास्ता जो है पूरे दुनिया का चक्कर लगाया, ठीक है, मैगलन ने, ओके, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। ही वाज द फर्स्ट जिसने सर्कमफेरेंस जो है वो पूरी दुनिया का किया। देन कन्क्वेस्ट इन अमेरिका, डिस्कवर्ड एंड कनकर द रिच एस्टेक इनका सिविलाइजेशन, और जिस जहां पे वहां पे अमेरिका में कौन कौन सी सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई, एस्टेक सिविलाइजेशन, देन यू कैन से दैट इनका सिविलाइजेशन, ठीक है, और सिविलाइजेशन की भी डिस्कवरी हुई। देन साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन टू द नेविगेशन, यहाँ पे नेविगेशन की को बड़ा प्रमोट किया गया, मैप्स को बेटर किया गया, नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट किए गए, ठीक है। देन कंपास दैट इज प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, अलाउड द शिप टू सेल अक्रॉस द ओशन, नॉट जस्ट हग कोस्ट, सेलिंग इनोवेशन, तो ये सारी चीजें भी जो है यहां पे आपकी आती हैं। ओके, नंबर नेक्स्ट, और दूसरे कौन कौन से जियोग्राफिकल एक्सप्लोरर हैं यहाँ पे, डच, दैट द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश ट्रेड रूट एंड द कॉलोनीज अक्रॉस एशिया, इंग्लिश अगेन दे वर आल्सो द एक्सप्लोरर,
French explorer mapped the Atlantic coast of the North America. So what I mean to say, Portuguese, Spanish, English, Dutch and French. ओके, तो इन्होंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, उसके बाद कॉलोनीज बनाई गई, फिर उसको कनकर किया गया, फिर उस एरिया में ट्रेड एंड कॉमर्स की प्रमोशन हुई, नए सी रूट तलाशे गए. अदरवाइज जब लैंड रूट्स ब्लॉक हुए तब सी रूट्स तलाशे गए. लैंड रूट्स कैसे ब्लॉक हुए? जब राइज ऑफ ऑटोमन एम्पायर हुआ. ओके, then there is another important concept, that is the reformation and counter reformation. Reformation and counter reformation. Okay, ये क्या है? The Protestant Reformation and Counter Reformation were religious movement in Europe that took place in 16th to 17th century. What was the Reformation? A movement that began in 1517. There was a Martin Luther, एक जर्मन मॉन्क था, उसने क्या किया? चैलेंज किया, कुछ क्वेश्चन पूछे चर्च से. The Reformation inspired the intellectual and the cultural growth, but also led to the wars, rebellions and persecutions. So that was the Reformation. उसको काउंटर करने के लिए क्या किया? कैथोलिक चर्च ने जो अपने आप को रिफॉर्म किया, पोप ने अपने आप को रिफॉर्म्स किया, नए विजन्स रखे गए, पुरानी प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट किया गया. दैट प्रोसेस इज नोन एज काउंटर रिफॉर्मेशन. ओके, तो काउंटर रिफॉर्मेशन जो है, इट वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट द प्रोटेस्टेंट इटसेल्फ. ओके, सो रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन, व्हाट दे डिड? दे चैलेंजिंग द चर्च अथॉरिटी. रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, कॉन्फ्लिक्ट एंड ब्लडशेड भी इसके साथ एसोसिएटेड था. चैलेंजिंग, हाउ दे चैलेंजेस? बिकॉज ऑफ द रेनेसां थिंकर्स. ओके, थियोलॉजियंस लाइक लूथर, कैल्विन लेड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी में स्प्लिट आ गया. With this we conclude, you can say that our chapter, that is the Mughal Empire and the Europeans. This is a chapter 6 of the NCERT series, very elaborative. इसमें हमने डिस्कस क्या किया? इसमें हमने मुगल एम्पायर का डिस्कस किया, जिसमें हमने बाबर का डिस्कस किया और जिसमें हमने हुमायूं का डिस्कस किया. इन बिटवीन हमने शेरशाह सूरी को भी डिस्कस किया, शेरशाह सूरी को भी डिस्कस किया, प्लस हमने बाहमनी किंगडम को डिस्कस किया, प्लस विजयनगर एम्पायर को डिस्कस किया. बाहमनी स्टेट जो है 5 में डिवाइड होती हैं, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर, बिरर एंड दैट इज बीजापुर. ओके, तो बाहमनी और इसके साथ जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ तालीकोटा, और इसके साथ हमने अक्रॉस यूरोप भी बात की, जोग्राफिकल डिस्कवरीज की बात की, इसमें हमने बात की दैट इज रेनेसां की बात की, इसमें हमने रिफॉर्मेशन, काउंटर रिफॉर्मेशन की बात की, हमने एक्सप्लोरर की भी बात की. So with this we finish. Now this is the exercise for this chapter. After defeating Humayun, Sher-Shah, after Humayun, Sher-Shah ने हुमायूं को जो है 40 में डिफीट किया था. He declared himself as a ruler. तो इसके साथ तीसरा आएगा. महमूद गवन help the Bahmani kings. ठीक है, help the Bahmani kings. ओके, तो इस महमूद गवन ने क्या किया? The kingdom of Vijayanagar and declared himself as a ruler. That is rule wisely for 25 years. निकितिन, पहले इसका करते हैं. निकितिन came from रशिया, ये रशिया से आया था. मार्को पोलो कहाँ से आया था? मार्को पोलो वेनिस से आया था. ओके, एट द एंड ऑफ द 15th century when Bahmani kingdom was declining, जब बाहमनी किंगडम का डिक्लाइन हो रहा था, तो दिस किंगडम was very powerful, विजयनगर became very powerful, and of course ये जो आपका गवर्न है, ये आपका आ गया 5वें के साथ. ओके, इसने 25 साल रूल किया, 20-25 साल रूल किया. ओके, देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट, ये भी आप कर सकते हो, आपके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इन 1526 अ बैटल वाज फॉट ऑन द फेमस प्लेन ऑफ पानीपत, व्हेन बाबर, जब बाबर ने क्या किया? ओके, व्हेन बाबर डिफीटेड लोधी. ओके, 1526. इट वाज पॉसिबल दैट Sher-Shah Suri might have become a great sultan as great sultan as Babur, as Akbar, sorry, as Akbar or as Babur. ठीक है, अगर इसके पास टाइम होता तो. ठीक है, अकबर और बाबर जो भी है, बाबर की तरह भी लिख सकते हो आप, क्योंकि एज था ये. अकबर तो बड़ा छोटा था, बाबर के साथ कंपेयर किया जा सकता है. इन 1453 a Persian merchant arrived
डैश इन द किंगडम एंड टुक सर्विस ऑफ द किंग गवर्न थॉमस रो। तो इसमें क्या है, 1543 में अ पर्शियन मर्चेंट, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था दैट वाज पर्शियन मर्चेंट इब्न बटूटा। नो, इब्न बटूटा इसके टाइम पीरियड में नहीं आया था, दैट इज महमूद गवन। यस, महमूद गवन, ही वाज अ मर्चेंट, अराइव्ड इन द बाहमनी स्टेट, बाहमनी स्टेट में। कृष्ण देव राय डाइड इन 1530, 1530 में इसकी डेथ होती है। एंड विद दिस डेथ द पावर ऑफ विजयनगर began to decline. Dash had conquered the territory in India and founded a kingdom in the name of his ancestor. Okay, Dash had conquered in India. He had conquered in India and founded a kingdom in the name of his ancestor. Of course, Babur had conquered the territory in India and founded a kingdom in the name of his ancestor, the Mughals. Okay, Dash discovered the earth moves around the sun, but he was forced by Copernicus. Okay, he was Copernicus ने बोला कि भाई अर्थ मूव्स करती है, लेकिन कैथोलिक चर्च ने बोला कि तुम ये नहीं बोल सकते। ओके, सो विद दिस वी फिनिश्ड इट। सो अनदर देयर वाज अनदर क्वेश्चन, शेरशाह सूरी वाज किल्ड इन एट सीज ऑफ किलंजर। यस, in 1453 a Persian merchant Mahmud Gawan left the Bahmani kingdom and took service in the king of Vijayanagar empire. Yes, okay, no, this was not wrong, Vijayanagar में वो कभी नहीं गया। अहमदनगर was conquered by Birar and Bijapur by Bidar. Yes, ये later मुगल एम्पायर की बात है। कृष्ण देव राय not only conquered Raichur Dua but also took the armies well into the Bahmani kingdom. Yes, of course, he was a great conqueror. The first Portuguese ship to reach the west coast of India was that of Vasco da Gama. Yes, Vasco da Gama आया था ज़ैमोरिन के टाइम पीरियड में। Okay, so with this we finished yet another chapter of NCERT of 7th class written by Romila Thapar. Soon we will come with the next chapter. Thank you so much.